नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमने एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए अपना एक फाउंडेशन बैच क्रिएट किया है, जिसका नाम है आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल 2025, जिसमें हम बहुत सारे इंडिविजुअली टॉपिक पे काम कर रहे हैं। जो भी आपका एसएससी का सिलेबस होता है और रीजनिंग का जो सिलेबस है, उस पूरे ही सिलेबस को मैं डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं और इसी तरीके से पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिए हैं। आपकी 23 क्लासेस कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि मैंने आपको सिटिंग अरेंज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी, ये 5 चैप्टर बहुत ही बखूबी तरीके से आप सभी के सामने एक्सप्लेन किया है साथियों। इसी के साथ साथ जो हमारा 5वां चैप्टर, 6 चैप्टर चल रहा है, वो है सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट की आज लास्ट क्लास होने वाली है। मैंने बोला था 23 वाली क्लास लास्ट होगी, बट वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पजल्स बेस्ड आपका कंटेंट नहीं दिया था, तो मुझे ये भी कराना था, क्योंकि बाई चांस रेयर केसेस में होता है कि एसएससी के सीजीएल या सीएचएसएल में पजल फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा फॉर्मेट का डिफरेंस होता है। वो फॉर्मेट का डिफरेंस क्या है, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट की आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 24, जहां पर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बाकी पजल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की सारी चीजें आप सभी को समझ में आई होगी। इसी के आगे अगर हम बात करें, आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हम सभी से कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो वहां से जाकर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, जहां पर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, इवन वहां पर आपके फैकल्टी मेंबर्स भी कनेक्टेड है, तो आपका कोई डाउट या क्वेरी आता है तो वो भी आप इंडिविजुअली वहां पर पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने दोस्तों हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हर 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व किए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट उस सब्जेक्ट के सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आपको बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ आपको हर एक डाउट का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी यू आर फ्री फॉर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप बिल्कुल फ्री है, जो भी आप चाहते हैं लिखना आप कमेंट बॉक्स में आसानी से लिख सकते हैं। ये आपके लिए एकदम ओपन प्लेटफॉर्म है। आपको कोई सजेशन देना है, कोई एडवाइस देना है, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या फिर क्लास के अलावा भी आपका कोई और क्वेरी आता है, तो वो भी आप हम सभी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा, ताकि इस वीडियो की रीच हर एक एस्पिरेंट तक पहुंचे, जो भी 2025 के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम 2025 में आने वाले हैं, जो आगे के अपकमिंग एग्जाम लिखने वाले हैं, उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लीज आप सभी इसी को हर एक ग्रुप पे, हर एक जगह पर आप शेयर कर दीजिए। उन एस्पिरेंट तक ये चीजें पहुंचे जिनके पास संसाधनों का अभाव है, वो चीजों को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो यहाँ से वो सीखेंगे, अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर आवरसेल्फ, वो हमारे लिए भी ग्रेटफुल होंगे। और हमेशा दुआ कभी खाली नहीं जाती है, दुआ हो या बद्दुआ हो, कभी खाली नहीं जाती है ना। तो अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स है, वो चीज हमारे पे लौट के आने ही वाली है। चाहे आप अच्छा करो तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा सोचो, बुरा करो तो आपको डेफिनेटली बुरा मिलना ही है और भुगतना ही है। तो क्यों ना हम अच्छाई के मार्ग पे ही आगे बढ़ते चले। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप शेयर करोगे, मैक्सिमम शेयर करोगे, ये वीडियो सभी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि सभी स्टूडेंट का यहाँ से फायदा हो सके। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है, तो आप सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाके आपको वहां से सिस्टमैटिक तरीके से 70 लेक्चर में मैंने अपना पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करवाया है दोस्तों। तो वहां से जाके आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, इंडिविजुअली हर एक टॉपिक को। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, एक्सेप्ट बैंकिंग को छोड़ के, सीजीएल, सीएचएसएल, डिफेंस, रेलवे, आपके सीपीयू, स्टेनोग्राफर, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी का मैंने
बहुत ही डिटेल के साथ एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराया है, तो आप वहां से जाके जरूर देख सकते हैं। बस आपको बैंकिंग के लिए नहीं वहां पर कंटेंट मिलेगा, बट मोस्टली जो कॉमन सिलेबस है आप उस बैंकिंग का बेसिक लेवल कर सकते हो, वहां से आप इंडिविजुअली एक एक ग्रोथ करोगे तो वो भी चलती हुई चली जाएगी। तो मैंने ये सोचा जैसे बैंकिंग के आरआरबी के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ आपके लिए प्लानिंग की जाएगी और वो भी आप सभी के सामने बता दिया जाएगा क्या होने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको बहुत सारा नया कंटेंट मिलने वाला है, नई नई चीजें मिलने वाली हैं, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। देखो एग्जाम्पल लो, बचपन में मम्मी बहुत सारी चीजों को मना कर देती थी, नहीं ऐसे नहीं करना, अभी फोन नहीं यूज करना, वहां नहीं जाना, उससे दोस्ती नहीं करनी है, लेकिन हमें वही काम छुप छुप के करने में मजा आता था ना। तो चलो वो तो एक छोटे लेवल की बात होगी, छोटे सेंस की बात होगी कि शायद कुछ भलाई हो इसलिए मम्मी ने मना किया था। बट अगर कोई हमारी जमीर को हिला के बोले कि आप तो ये काम कर ही नहीं सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना कंपटीशन है, आप तो कर ही नहीं सकते हो, इसको गलत प्रूफ करने पे जो सबसे बड़ी खुशी होगी ना, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो जिन्होंने भी आपसे बोला है ना कि आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, उनको आपको बोल के जवाब नहीं देना है, उनको हमें जवाब देना है करके। जिस काम के लिए उन्होंने कहा कि ये आपसे नहीं हो सकता, हम वही काम करके दिखाएंगे एक अच्छे सेंस में। ठीक, लोगों को बोलने के लिए बहुत सारे चीजें मिलती है, बट हमें उनको जवाब कैसे देना है, जवाब देना है ना। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि शांत हो जाओ, जवाब देना है, लेकिन कैसे देना है, अपने कर्मों से अच्छी चीजें रिप्रेजेंट करके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, और पहले ही क्वेश्चंस हम स्टार्टिंग करते हैं। पजल के भी फॉर्मेट के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारा सेटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से कुछ भी डाउट ना बचे और हर तरीके के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर ले जाए। दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का जो पहला लेक्चर था, मैंने क्लास नंबर 21, मैंने उसमें ये बताया था आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है, कौन से वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, उन वर्ड्स के ऊपर हमने बहुत ही आराम से डिटेल में समझा था दोनों ही लैंग्वेजेस में। फिर हमने इंडिविजुअली कुछ क्लासेस कंप्लीट करी और आज हम क्लास नंबर 24 पर कनेक्टेड है सेटिंग अरेंजमेंट के, जहां पर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर आ रहा है, तो आप अपने चारों कंपोनेंट को लेकर इकट्ठा जरूर हो चुके होंगे, आपका पेन पेपर, आपका माइंड और कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है और आप यहाँ से देखने वाले हैं, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी ग्रिपिंग बना लेते हैं, फिर थोड़े से टॉप लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। करेक्ट, चलिए सॉल्व करेंगे एक बार आप फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने ये रहा, और चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है 6 फ्रेंड और उनके नाम है, कैसे शेप में बैठे हैं, सर्कुलर में बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। हमने 6 फ्रेंड्स को बिठा लिया, सर्कल में बैठे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, अमन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विप्लव। विप्लव को यहाँ बिठाया, विप्लव का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठा है साथियों, अमन बैठा है, यहाँ पर हमने प्लॉट कर लिया। चिरंतन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमन, चिरंतन अमन का नेबर है, तो चिरंतन यहाँ भी आ सकता है, चिरंतन यहाँ भी आ सकता है, अभी तो हमारे पास कोई भी श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट देखो, एलिजाबेथ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ दिव्या, दिव्या के सेकंड राइट पर एलिजाबेथ है, तो दिव्या के सेकंड राइट यही हो सकता है, बट इसका कोई राइट नहीं हो सकता, और दिव्या के सेकंड राइट एलिजाबेथ। अगर दिव्या के सेकंड राइट एलिजाबेथ को रख देंगे तो फिर चित्रंजन को तो हम कहीं बिठा ही नहीं सकते, तो यही पॉसिबिलिटी है। एलिजाबेथ इज सेकंड टू द राइट ऑफ दिव्या, दिव्या के सेकंड राइट पर हमारी एलिजाबेथ हो जाएगी। और चित्रंजन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ दिव्या, दिव्या का नेबर चित्रंजन नहीं है, तो चित्रंजन की जगह फिक्स्ड हो गई। A B C D E F, F से कौन था, फिरोज, तो फिरोज आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड, हु सिट बिटवीन विप्लव एंड फिरोज, विप्लव और फिरोज के बीच में कौन बैठा है साथियों, दैट इज दिव्या बैठी है।
ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, समझ में आया है सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन सेकंड में देखते हैं 7 पर्सन आर सिटिंग अलोंग द साइड ऑफ अ हेप्टागन टेबल। इस बार कैसी टेबल है? हेप्टागन टेबल है, मतलब 7 टेबल के 7 कॉर्नर है। अब आप टेबल को इस तरीके से बिठा सकते हो, टेबल के हमारे पास 7 कॉर्नर आ गए, ठीक है। सभी की सभी अंदर फेस कर रहे हैं। D sits second to the right of A and B is second to the right of F. F who is immediate right of A. यहीं से बनाना शुरू करें। चलो, D सेकेंड राइट है A के, A को यहाँ बिठाया तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट पर D को बिठा दिया। B सेकेंड राइट है F के, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोल दिया गया जो F है who is an immediate right of A. F A के इमीडिएट राइट पर है, तो A यहाँ पर है, A का इमीडिएट राइट F ये हो जाएगा। फिर दोस्तों बोला गया है, अब हम इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि F के सेकेंड राइट पर B था, F ये रहा, F का सेकेंड राइट पर B ये हो गया। G एंड C आर एडजॉइनिंग, G और C एक साथ बैठे हैं, तो ये भी एक साथ हो सकता है, ये भी एक साथ हो सकता है। C बिकम सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, A का फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट पर C आ गया। अब दोस्तों G ये भी हो सकता है और G ये भी हो सकता है, बचा कौन सा नाम? E यहाँ भी आ सकता है और E यहाँ भी आ सकता है। G और E के बीच में हमारे सामने पॉसिबिलिटी आई है। अब इसका आंसर हम ऑप्शन की हेल्प से और क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट इज द सिटिंग, देखो बोला गया है इफ G एंड C आर सिटिंग एडजॉइनिंग, C इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, देन व्हाट इज द सिटिंग पोजीशन ऑफ E, E की पोजीशन क्या होगी? तो E की पोजीशन हमारे पास तो पॉसिबिलिटी में है, तो सही ऑप्शन हमारे सामने कौन सा बैठ रहा है उसकी हेल्प से हम आंसर करेंगे। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, क्या F के इमीडिएट लेफ्ट पर है? बिल्कुल नहीं। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, क्या B के इमीडिएट लेफ्ट पर है? बिल्कुल नहीं। इमीडिएट राइट ऑफ A, A के इमीडिएट राइट पर है? बिल्कुल नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। इमीडिएट राइट ऑफ C, तो C के इमीडिएट राइट पर E, अगर E यहाँ पर फिक्स हो गया तो G को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। 8 कलीग हैं, उनके नाम गिवन है, सभी के सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। चलो 8 कलीग सेंटर की तरफ फेसिंग है, नोट कर लिया। बोला जा रहा है G सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, जो G है वो थर्ड लेफ्ट है D के, D को यहाँ पर बिठाया, D का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट हमने G को प्लॉट कर दिया। E सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, G के थर्ड लेफ्ट पर E, तो G का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट E यहाँ आ जाएगा। H सिट इमीडिएट राइट ऑफ D, D का इमीडिएट राइट ये हो जाएगा, तो H यहाँ आ जाएगा। B सिट सेकंड टू द राइट ऑफ E, E का फर्स्ट और सेकंड राइट पर भी सारे ही पॉइंट हमें लिंक करते हुए मिलते ही जा रहे हैं, तो हमें कोई डाउट भी नहीं आ सकता है। F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, E का नेबर F है। F इज थर्ड लेफ्ट ऑफ C, तो C को यहाँ प्लॉट किया जाएगा, तो C का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट साथियों हमारा ये हो जाएगा। और एक नाम बच चुका है कौन सा? A, तो A को हम यहाँ पर लिख देंगे। एक्सक्यूज मी, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, D के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है? तो D ये रहा, D का इमीडिएट लेफ्ट कौन है? A, हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ है सभी को? कोई डाउट है किसी को? तो सीधे हमें स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो जो चीजें सेटिस्फाइड कर रही हैं हमें अपने उस डायग्राम में प्लॉट करना है, और फिर उसका क्या करेक्ट आंसर होता है वो हमें मार्क करना होता है जब हमारा पूरा डायग्राम होता है। सिटिंग अरेंजमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप किए हुए क्वेश्चंस को ही बार बार प्रैक्टिस करोगी, तब आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी शुरू होगी, स्टेटमेंट आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी, और वही स्टेटमेंट आप देख रहे होगे रिपीटेड मोड पे लगी रहती है ना। तो आपको भी इन्हीं सारी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। किए हुए क्वेश्चंस को आप मल्टीपल करो, फिर जब बहुत बार प्रैक्टिस कर लो तब नए क्वेश्चन उठाओ, देखो जरूर आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। 7 पर्सन है दोस्तों फेसिंग टूवर्ड द साउथ। इस बार 7 के 7 पर्सन एक पंक्ति में बैठे हैं और दक्षिण दिशा में मुख कर रहे हैं, साउथ फेसिंग है। जब साउथ फेसिंग होगा तो राइट आपका वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा और लेफ्ट हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बोला जा रहा है Q एंड R एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। Q और R को तो हम बहुत सारा नेबर बना सकते हैं।
Q इज एन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, Q किसी एक्सट्रीम एंड पर है, तो एक एक्सट्रीम एंड ये Q और R इमीडिएट नेबर है, और एक एक्सट्रीम एंड ये Q और R इमीडिएट नेबर है। 7 तो गर्ल्स हैं। P is 4 to the left of Q। अब साउथ फेसिंग है, लेफ्ट कहां पर ले जाओगे, ये कॉर्नर है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी कैंसल आउट हो जाती है। Q का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेफ्ट पे साथियों P को प्लॉट कर दिया। करेक्ट। आगे देखा जाए, Q is not an immediate neighbor of either P और R। P का भी नेबर नहीं है और R का भी नेबर नहीं है। कितने पर्सन है टोटल? 7 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो जो U है वो P का भी पड़ोसी नहीं होना चाहिए और R का भी पड़ोसी नहीं होना चाहिए। यहाँ U आ नहीं सकता, यहाँ U आ नहीं सकता, यहाँ U आ नहीं सकता, तो U के लिए सिर्फ एक इकलौती जगह बची है हमारे पास। करेक्ट। S sits second to the right of B। B के सेकंड राइट पर S, तो यही जगह है। V को यहाँ प्लॉट करोगे तो V का सेकंड राइट हो जाएगा S, और बचा हुआ नाम कौन है? P Q R S T बच गया, तो T को हम यहाँ रख देंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? Who is sitting immediate right of R? R के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा है? कौन दिख रहा है R के इमीडिएट राइट पर? डेफिनेटली T दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? डन। आगे देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने एक बार जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। सेम साउथ फेसिंग में पर्सन है। 8 बॉयज सिटिंग इन अ रो फेसिंग द टुवर्ड द साउथ। साउथ की तरफ फेस करके 8 पर्सन यहाँ पर है। A एंड H आर एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब देखो 8 पर्सन है ना, तो हमने 8 लाइन ड्रॉ कर ली, 4 5 6 7 और 8। जब भी हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल जाए, निश्चित बात पता चल जाए, पक्का पक्का वाली बात पता चल जाए, तो वहां पर हम इस लाइन को ड्रॉ करके आंसर बता सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास श्योरिटी ही नहीं है तो हम कुछ भी फिक्स नहीं बता सकते। ठीक है साथियों। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है E एंड F आर इमीडिएट नेबर ऑफ B। देखो A और H नेबर है, तो A और H एक्सट्रीम एंड पर आ सकते हैं। E और F नेबर है किसके? B के। C is 4 to the left of B और F is immediate left of A। क्लू पॉइंट हमें कहां से मिला? इस पॉइंट से मिला। A के इमीडिएट लेफ्ट पर F है। अगर मैं A को यहाँ रखूं, साउथ फेसिंग है, तो इमीडिएट लेफ्ट में F को नहीं प्लॉट कर पाऊंगी, तो फिक्स हो गया। A मेरा ये हो गया, A के इमीडिएट लेफ्ट पर यहाँ पर F हो गया, और फिर A और H हमारे एक्सट्रीम एंड पर थे, तो H को मुझे यहीं पर बिठाना पड़ेगा। अब B के फोर्थ लेफ्ट पर कौन है दोस्तों? C। C is 4 to the left of B। B के फोर्थ लेफ्ट पर C है, तो B को यहाँ प्लॉट करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट पर हमारा C आ जाएगा। किसी कोई डाउट है यहाँ तक? आई होप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है D is not the immediate neighbor of C। C का पड़ोसी D नहीं है, तो D इन दोनों जगह पर आ सकता है। एक और पॉइंट था यहाँ पर, कौन सा? E and F are neighbor of B। तो F तो नेबर है, E नेबर हो जाएगा, D यहाँ आ नहीं सकता, तो D यहाँ पर हो गया। एक नाम बच गया है, कौन सा नाम बचा है? G। G को यहाँ प्लॉट कर देते हैं। क्या पूछा जा रहा है? डिमांड किस चीज की है? Who is sitting immediate right of E? E के इमीडिएट राइट पर कौन है? तो साउथ फेसिंग है, E के इमीडिएट राइट पर हमें कौन दिख रहा है? B दिख रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी को समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आप सभी से? अगर आप सभी को सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है। आपका अटेंडेंस आपकी गुरु दक्षिणा माना जाए तो वो आपका थम्स अप है। ठीक है, लाइक बटन है, तो लाइक प्रेस जरूर करते रहिए। नेक्स्ट, 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ 2 रो फेसिंग द ईच अदर। इस बार देखो पैरेलल रो का क्वेश्चन है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। किसी को कोई डाउट? होपफुली नहीं होना चाहिए। फिर बोला जा रहा है दोस्तों ईच रो हैज 4 पर्सन। हर एक रो में 4 पर्सन है। Q और R सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने है। R इमीडिएट नेबर है S और T का। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, बहुत सारी 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो हम क्यों ना आगे का स्टेटमेंट पढ़ के अपनी पॉसिबिलिटी को कम कर देते हैं। W is sitting to the immediate left of T। T के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है? हमारा W है। यहां से क्लू पॉइंट मिला, U and V sit diagonally opposite।
U और V डायगनली अपोजिट है, V और Q एक साथ नहीं बैठेंगे। अब देखो W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अगर मैं W को यहाँ बैठाऊं तो W का इमीडिएट लेफ्ट T नहीं कर सकती ना, तो W यहाँ, W का इमीडिएट लेफ्ट T, W और U आपके डायगनली अपोजिट थे, ठीक है। W और U ही तो डायगनली अपोजिट थे, वेरी गुड। अगर W को यहाँ यहाँ रखोगे तो लेफ्ट नहीं कर पाओगे, तो W यहाँ, W के डायगनली ये और इमीडिएट लेफ्ट T। Q और R एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। R इमीडिएट नेबर है S और T का, T ये रहा, S यहाँ रखेंगे, R ये हो जाएगा, T ये रहा, S यहाँ रखेंगे, R ये हो जाएगा। R फेस कर रहा है Q को, R फेस कर रहा है Q को। V और Q एक साथ नहीं है, V यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ, V यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ, एक नाम बच गया है, कौन सा? P बच गया है, तो P को यहाँ। अब दोनों ही डायग्राम आपके सही है। क्वेश्चन में डिमांड किस चीज की है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। पूछा जा रहा है हु इज इन फ्रंट ऑफ T, T के फ्रंट में कौन है, तो यहाँ देखोगे T के फ्रंट में P, यहाँ देखोगे तो भी T के फ्रंट में P, दैट्स मींस ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, राइट, सभी को समझ में आ चुका है। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 फ्रेंड्स स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं और सभी का सभी फेस किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। स्क्वायर हो गया। 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर, 4 पर्सन तो इस स्क्वायर टेबल के कोने पर बैठे हैं, एंड एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द, और 4 इस स्क्वायर टेबल के सेंटर में बैठे हैं। डन। डिमांड क्या है, F एंड D आर सिटिंग अपोजिट कॉर्नर, F और D एक दूसरे के अपोजिट है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। ओनली G इज बिटवीन A एंड F, A और F के बीच में सिर्फ G है। यहां से प्लॉट कर दें, अगर हमने A को यहाँ बिठाया, A और F के बीच में हमने G को बिठा दिया, चलो। ओनली B इज बिटवीन A एंड D, A और D के बीच में, A ये रहा, D को मैं यहाँ रखूंगी, A और D के बीच में B है। अब A और C अपोजिट थे तो A और C ये अपोजिट हो गए, F और D अपोजिट थे तो F और D ये अपोजिट हो गए। इतना पता करते ही इतनी सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। देखो कितना इजी होता है, ठीक। G इज इमीडिएट राइट ऑफ F, अब ये गड़बड़, F के इमीडिएट राइट पर तो G नहीं है। अब क्या किया जाए, तो हमें क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करना था। कैसे, देखो F, ठीक, F के इमीडिएट राइट पर G, G के पास A आ गया, A F के अपोजिट D था और A के अपोजिट C था। फिर से हमारा कंप्लीट हो चुका है। G इज सिट इमीडिएट राइट ऑफ F, ये भी कंप्लीट। E इज सेकंड टू द राइट ऑफ H, H के सेकंड राइट, तो H का सेकंड राइट ये भी हो सकता है, H का सेकंड राइट ये भी हो सकता है। D इज सेकंड लेफ्ट ऑफ C, C के सेकंड लेफ्ट पर D है, फुलफिल हो रही है कंडीशन। D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, E को यहाँ रखोगे तो E का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट ये हो जाएगा, और E सेकंड राइट है H के, तो H को यहाँ रखेंगे तो सेकंड राइट ये हो जाएगा। एक नाम नहीं दिख रहा है, कौन है, B, और वैसे भी यहाँ पर बोला गया था कि A और C आर सिटिंग अपोजिट कॉर्नर। अच्छा, B इज A और D का इकलौता नेबर हो जाएगा B। अब क्वेश्चन में यहाँ पर जो भी पूछा है, हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ B, B के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, तो B एरा, B के सेकंड लेफ्ट पर कौन हो जाएगा, G। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा G। ऑप्शन नहीं है, विदाउट ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। राइट, डन है। आगे देखा जाए, चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों आप सभी से। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार सॉल्व करेंगे आप। 8 पर्सन सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड, इस बार साथियों सबका फेस किस तरफ है, आउटसाइड है, बाहर फेस कर रहे हैं। अब जब बाहर फेस कर रहे हैं तो राइट लेफ्ट हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। P सिट सेकंड टू द राइट ऑफ R, R के सेकंड राइट पर P है। अगर हमने R को यहाँ बिठाया है तो R का फर्स्ट राइट सेकंड राइट पर P हमारा दोस्तों ये हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड Q, S और Q के बीच में 2 पर्सन। अभी ना ही हमारे सामने S दिख रहा है और ना ही हमारे सामने Q दिख रहा है। आगे जैसे हमने देखा Q सिट एडजेसेंट टू R, Q जो है वो R के एडजेसेंट है, तो Q आपका यहाँ हो जाएगा तो 2 का गैप S, Q आपका यहाँ भी हो जाएगा तो भी 2 का गैप S,
S के लिए फिक्स हो गया, Q की पॉसिबिलिटी नहीं पता चली, Q इस जगह पे भी आ सकता है और Q हमारा इस जगह पे भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी Q के बारे में श्योरिटी नहीं है अभी तक। M sit third to the right of L, M के थर्ड राइट पर M, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। M and P are not the neighbor, M और P नेबर नहीं होंगे साथियों, तो M यहाँ नहीं आ सकता, M यहाँ नहीं आ सकता। L के थर्ड राइट पर M है, L यहाँ रखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉसिबल नहीं है, L M हो नहीं सकता, L M हो नहीं सकता, L 1 2 3 M हो नहीं सकता, तो यही जगह बच रही है L। L के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर हमने M को प्लॉट कर लिया और कोई पॉसिबिलिटी हमारे सामने नहीं बन रही, तो उसको हम प्लॉट भी नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। चलिए फिर बोला जा रहा है दोस्तों, L sits second to the left of O, O के सेकंड लेफ्ट पर L है, तो O को यहाँ प्लॉट करो, O का फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर L आ चुका है, क्लियर। द नंबर ऑफ पर्सन, इंपॉर्टेंट लाइन, इस पॉइंट को समझना क्या बोलना चाह रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन N एंड M, जितने व्यक्ति N और M के मध्य बैठे हैं, जितने व्यक्ति N और M के बीच में बैठे हैं, इस सिटिंग बिटवीन इज सेम, सेम है किसके किसके, N और S के बीच में बैठे हैं, ठीक है। अब यहां से दोस्तों हम कंक्लूजन निकालते हैं, जितने व्यक्ति N और M के बीच में बैठे हैं उतने ही व्यक्ति N और S के बीच में बैठे हैं। अब आप मुझे बताओ दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, जो दोनों में ही प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे दोनों में जो कॉमन हमें दिख रहा है वो है हमारा कौन, M कॉमन है, तो इसका मतलब ये हुआ M और S के बीच में N को हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो अगर S यहाँ है तो N बीच में आएगा और M यहाँ हो जाएगा, ये दोनों अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, और गैप 2 का भी हो सकता है, 1 का भी गैप ना हो, या फिर 4 का भी गैप हो सकता है, कितने का भी गैप कर सकते हैं, बट यही सियोरिटी है, बनना है इस तरीके से। अब देखो M ये रहा, N को यहाँ रखो, तो M और N में तो एक भी गैप नहीं, तो N और S में एक भी गैप नहीं, तो अब हम तो ये बिठा ही नहीं सकते। अब हमें पता चल गया M और S में 1 का गैप दिख रहा है, ठीक, तो N और M में भी 1 का गैप होना चाहिए, यहाँ से तो चीज पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है, M और N में 1 का गैप। ओ L sits second to the left of O, कहीं हमने गड़बड़ करी क्या, M sit third to the right of L, L के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, L के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट हो नहीं सकता, L के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट हो नहीं सकता था, L के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर बोला जा रहा है N और S में 1 1 का गैप, तो M और S में ये रहा। अच्छा, तो अब हम N को यहाँ पर प्लॉट करेंगे, तो देखो N और S में 2 का गैप, N और M में 2 का गैप, Q के लिए हमारे पास ये वाली जगह बची, और Q और S में भी 2 का गैप था, सारी ही कंडीशन हमारे सामने फुलफिल हो चुकी है, तो आपका एक ही डायग्राम बनेगा। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी था। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने आ चुका है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर 8 फ्रेंड्स हैं, PQ, RS, TU, V and W sitting around a circular table, all of them are facing the center। 8 पर्सन सभी के सभी सेंटर में देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, द consecutive alphabetical name person does not sit adjacent to each other। क्या बोला गया, जो भी consecutive alphabet name of person है वो एक साथ नहीं बैठेंगे। इसका मतलब अगर कहीं पर B है तो B के आसपास A और C नहीं बैठना चाहिए। अगर सपोज दैट कहीं पर E है तो E से पहले D और F यहाँ पर नहीं आ सकता, D और F इसके पास नहीं आ सकते। कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट पर्सन डज नॉट सिट टुगेदर, एक साथ नहीं बैठाने हैं। अगर पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ी तो हम इस वाले डायग्राम में प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व किया जाए। चलो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है साथियों, यहाँ पर only 2 person sit between W and U। W और U के बीच में सिर्फ 2 व्यक्ति बैठने हैं। U sit to the immediate right of Q, यहां से बिठाते हैं। Q के immediate right पर है U, 1 2 का गैप W यहां पर आ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता था, Q के immediate right पर U और 1 2 का गैप लेफ्ट भी तो हो सकता है, तो W आपका यहाँ भी आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखा जाए। चलिए, बोला जा रहा है R sits second to the left of T, ना ही R है ना ही T है। T does not sit adjacent to W, W के adjacent हमारा T नहीं बैठा है।
R sits second to the left of T. T के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर R पॉसिबल है, T के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर R पॉसिबल नहीं है, T यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, T के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर R पॉसिबल नहीं है, तो एक ही जगह पॉसिबल है T, और T के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर हमारा R हो जाएगा दोस्तों। नीचे W के पास T नहीं होना चाहिए, तो T फर्स्ट सेकंड लेफ्ट R, T फर्स्ट सेकंड लेफ्ट R पॉसिबल नहीं है, तो T के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट पर हमारा R बैठ गया। दोनों ही डायग्राम अभी तक हमारे बिल्कुल सही बैठे हैं। आप ये प्रोजेक्शन लोगे, अगर किसी स्टेटमेंट से डबल दो मीनिंग अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही है या तीन मीनिंग अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही है, तो इस जगह पर आप अपनी प्रोजेक्शंस लेना शुरू करोगे। अगर आप प्रोजेक्शन नहीं लेते हो दोस्तों, तो आपके सामने फिर प्रोजेक्शन में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। सपोज दैट एक डायग्राम आपका कैंसिल हो गया, तो उस पूरे सारे ही स्टेटमेंट को आप वापस से रीड करोगे और फिर प्लॉट करने जाओगे, तो वहां पर आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इस चीज से हमें बचना होता है, इसलिए हम प्रोजेक्शन लेते हैं, पॉसिबिलिटीज लेते हैं। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन V एंड S, V और S के बीच में मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए, दैट्स मींस मिनिमम 3 तो होने चाहिए, 3 से कितने भी हो सकते हैं। तो V 3 का गैप S, V 3 का गैप S, आमने सामने आने हैं। P does not adjacent to S, P S के पास नहीं है, तो P को यहां रखते हैं, ठीक नहीं सॉरी S को यहां रखते हैं, और P यहां पर S और V में 3, और P हमारा यहां पर आ जाएगा। नीचे P does not adjacent to S। अब यहां पर देखो, यहां पर V और S में से कोई भी आ सकता है, और P आपका यहां पर आएगा। अब आप मुझे बताओ कि दोनों डायग्राम तो बन चुका है, कौन सा डायग्राम को हम गलत करें या कौन से पॉसिबिलिटी को हम सही करें? किस स्टेटमेंट से पता चलेगा कि कौन सा हमारा आंसर सही है? जल्दी से बताइए, किस स्टेटमेंट से पता चलेगा हमारा कौन सा डायग्राम सही है? स्टार्टिंग में ही बोला गया था, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम पर्सन डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। जो कॉन्जिक्यूटिव पर्सन है वो एक साथ नहीं बैठने हैं, वो एडजेसेंट नहीं होने हैं। ठीक, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट। अब P Q R और S कॉन्जिक्यूटिव हो चुका है, तो इसी के साथ ये पूरा डायग्राम गलत है हमारा। अब यहाँ पर हम V और S की चीजों को फिक्स्ड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी में आ रहा था ना, और अगर मैंने यहाँ पर S रख दिया तो फिर R और S एक साथ हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर V रखेंगे और यहाँ पर S रखेंगे, एक भी कॉन्जिक्यूटिव एक साथ नहीं है, और हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, वी आर एबल टू गिव द आंसर। सही है दोस्तों, समझ में आ चुका है? चलिए तो आगे देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक, 8 पर्सन अमर, अंश, अरुण, अमित, आशु, अनूप, आरिफ, अनिल, सभी ए से स्टार्ट है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ये 8 दोस्त एक सर्कल पर बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है यहाँ पर, आरिफ इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आशु, आशु के इमीडिएट लेफ्ट पर आरिफ है। अब आप देखो, क्या आशु और आरिफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? अगर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो हम क्वेश्चंस में प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे, इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो हमें इस स्टेटमेंट को होल्ड करके अगला स्टेटमेंट पढ़ना होगा। जैसे कि बोला जा रहा है, अनूप इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अरुण। अब अरुण और अनूप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अनूप इमीडिएट लेफ्ट है अरुण के। अगर मैंने अरुण को यहाँ बिठाया तो अरुण का इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कौन? अनूप। अमर इज नेबर ऑफ अंश, कुछ भी मीनिंग नहीं है। अमित इज बिटवीन अनूप एंड अंश, अनूप ये रहा, तो अंश को हम यहां रखेंगे। अनूप और अंश के बीच में कौन है? अमित है, तो अमित यहां पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आरिफ इज नॉट नेबर ऑफ अनिल और अंश। अब देखो, आरिफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आशु, आशु के इमीडिएट लेफ्ट पर आरिफ है, तो आशु का इमीडिएट लेफ्ट आरिफ, आशु का इमीडिएट लेफ्ट आरिफ, आशु का इमीडिएट लेफ्ट आरिफ। 3 पॉसिबिलिटी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है अनूप इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अरुण। अच्छा, ये पॉइंट तो हो गया ना। अमर इज नेबर ऑफ अंश, अंश का नेबर कौन है? अमर, तो अमर फिक्स्ड हो गया। अब
ये स्टेटमेंट आरिफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आशु, आशु को यहाँ रखते हो तो आरिफ दोस्तों यहाँ हो जाएगा, और आरिफ जो है वो अनिल और अंश का नेबर नहीं होगा, तो अनिल के लिए तो यही जगह बची गई। तो इससे बढ़िया हम ऐसा कर सकते हैं कि आरिफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आशु, तो आशु आपका ये हो जाएगा, आशु के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन हो जाएगा, आरिफ, और फिर अनिल आ जाएगा यहाँ पर, और एक सारी कंडीशन फुलफिल। अब देखो आरिफ नेबर भी नहीं है अंश और अनिल का, अनिल यहाँ है, अंश यहाँ है, इनका नेबर नहीं है आरिफ, तो हमारा डायग्राम बन चुका है। आप मुझे बता देंगे हु इज थर्ड राइट ऑफ अंश, अंश के थर्ड राइट पर कौन है, अंश के तीसरे दाएं स्थान पर कौन है, तो अंश ये रहा, और राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, अंश के थर्ड राइट पर कौन बैठ जाएगा दोस्तों, अरुण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब ये आपके सामने आया है एक लीनियर रो, और सभी के सभी पर्सन नॉर्थ देख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी ना सेम ऑर्डर। एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे, जे को हमने यहाँ बिठाया, जे के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर हमारा एच आ चुका है, ठीक। एटलीस्ट 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में एटलीस्ट कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए, तो हमने 2 व्यक्ति कर दिए। अब 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में जितने भी पर्सन हैं वो एक ज्यादा हैं, किससे, इज 1 मोर देन। इस लाइन को भी आप इंपॉर्टेंट समझो, ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकता है। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एच is 1 more than the number of person standing to the left of F, जितने number of person H के राइट पर है वो एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जितने F के लेफ्ट पर होंगे, and the person standing to the left of F। क्लियर? आगे बोला जा रहा है G stand to the right of H, H के राइट पर G है तो एक नाम और आ जाएगा, ठीक। as many student F और H as between G and E, K stand the right। अब देखो इसी स्टेटमेंट को हम प्लॉट करते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक और लाइन देख लिया, और कितने पर्सन हो गए, 3 3 6 2 8 पर्सन है। अब H के राइट में कितने पर्सन है दोस्तों, 2, तो ये ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो F के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे, 1 पर्सन होगा ना, F के लेफ्ट में 1 पर्सन होगा, तभी तो इससे एक ज्यादा इधर 2 हो जाएगा, ठीक। तो H के राइट पर 2 है, तो F को मुझे यही प्लॉट करना पड़ेगा। करेक्ट है? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चलिए अगला स्टेटमेंट है, G के राइट पर H के राइट पर, तो G यहां भी आ सकता है, G यहां भी आ सकता है। अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, as many person stand between F और H, जितने पर्सन F और H के बीच में स्टैंड करते हैं, as between G और E, उतने ही पर्सन G और E के बीच में स्टैंड करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया? जिस दिन आप इस तरीके से नोट करना सीख गए, आपका क्वेश्चन आसानी से बनता चला जाएगा। जितने नंबर ऑफ पर्सन F और H के मिड में है, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन G और E के बीच में होंगे। F और H में देखो 1 2 3, तो G और E के बीच में भी कितने होने चाहिए, हमारे पास 3 पर्सन होने चाहिए। अगर साथियों G को यहाँ बिठाया जाए तो 1 2 3, E को आप कभी नहीं प्लॉट कर पाओगे, तो G यहाँ पर 1 2 3 का गैप, E आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, K स्टैंड सेकेंड राइट ऑफ L, तो एक यही जगह बची है, L के सेकेंड राइट पर K रख सकते हैं। I एंड K आर नॉट इमीडिएट नेबर, वैसे भी इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, I यहाँ पर हो जाएगा। आप मुझे बता देंगे who are sitting at the extreme ends, कौन एक्सट्रीम एंड्स पर बैठा है, देन योर आंसर विल बी I एंड G हमारे एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं लेफ्ट और राइट मेंशन नहीं था, तो दोनों ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है, आपके टीयर 2 के लेवल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बोला जा रहा है 9 पीपल है, एक स्ट्रेट लाइन पर बैठे हैं, some of them are facing north and some of them are facing south, कुछ नॉर्थ फेसिंग है और कुछ साउथ फेसिंग है। The neighbor of W face opposite direction of W,
इंफॉर्मेशन 9 पर्सन है ना, 9 लाइन ड्रॉ कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इसी के हेल्प से हम चीजों को प्लॉट करते हुए चलते हैं। 3 पर्सन वी और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। डी सेकंड राइट है क्यू के, क्यू अपोजिट है जेड के, जेड थर्ड राइट है आर के, वी थर्ड लेफ्ट है एन के, एन साउथ डायरेक्शन में पोज कर रहा है। अभी तक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मैं ढूंढ रही हूँ, डेफिनेट मुझे मिला नहीं है इसलिए मैं स्किप करती हुई जा रही हूँ। एल थर्ड राइट है डब्ल्यू के, डब्ल्यू सिट इन द मिडल, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन मुझे मिल चुका। क्या डब्ल्यू मिड पर बैठा है, तो 9 पर्सन का मिड 5वां ही तो होगा, 4 इधर 4 इधर और मिड हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, 2 जगह क्यों लिखा, एक ही डायग्राम में मैं 2 पॉसिबिलिटी ले लूंगी और ये चीज आपको भी ऑब्जर्व करनी है, आपको भी सीखना है ताकि आपका टाइम बचता रहे। ठीक, चलिए अब डब्ल्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या था दोस्तों, कि जो डब्ल्यू के नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन है डब्ल्यू के। अगर मैंने एक बार डब्ल्यू को नॉर्थ मान लिया तो डब्ल्यू के ये दोनों नेबर मेरे साउथ हो जाएंगे, और डब्ल्यू को मैंने यहाँ पर साउथ मान लिया तो डब्ल्यू के ये दोनों नेबर मेरे नॉर्थ हो जाएंगे। क्लियर है। अब डब्ल्यू से रिलेटेड एक और पॉइंट था हमारे पास, क्या, एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड राइट पर एल, डब्ल्यू नॉर्थ है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट एल, डब्ल्यू साउथ है फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर एल। एल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या था, 3 पर्सन सिट बिटवीन वी और एल, वी और एल के बीच में 3 व्यक्ति, एल ये रहा 1 2 3 वी यहाँ आ जाएगा, एल ये रहा 1 2 3 वी हमारा यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू हूं फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेड, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, अभी स्किप करके होल्ड करते हैं। फिर बोला जा रहा है वी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एन, एन के थर्ड लेफ्ट पर वी है, एन हु इज नॉट फेसिंग साउथ डायरेक्शन, एन साउथ डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहा तो एन का फेस कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, एन आपका नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा और एन के थर्ड लेफ्ट पर वी हो जाएगा। अब देखो वी को यहाँ, एन को यहाँ रखते हैं और नॉर्थ फेस करवाते हैं तो एन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर वी हो गया, और इसमें हम एन को यहाँ रखते हैं नॉर्थ फेसिंग करा दें तो एन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर वी हो गया। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। डी सिट सेकंड राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट पर डी है और क्यू अपोजिट फेस है जेड के। सॉरी, सेकंड राइट होने के लिए बस यही जगह बची है ना, ये भी इसका सेकंड राइट हो सकता है, ये भी इसका सेकंड राइट हो सकता है, ये भी इसका सेकंड राइट हो सकता है, ये भी इसका सेकंड राइट हो सकता है। P एंड Q फेस अपोजिट डायरेक्शन, बाद में देखा जाएगा। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन राइट ऑफ D, D के राइट में 2 से ज्यादा पर्सन है, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। D हु फेस अपोजिट डायरेक्शन टू L, L के अपोजिट डायरेक्शन, अभी L हमें पता ही नहीं है तो अब हम क्लू पॉइंट देखते हैं। क्लू पॉइंट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, Z सिट थर्ड टू द राइट ऑफ R, R के थर्ड राइट पर Z है। अगर हम देखो ये रखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पॉसिबल है, और कोई सा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, R सिट, अच्छा ये स्टेटमेंट, R सिट सेकंड टू द राइट ऑफ N, N के सेकंड राइट पर R, N तो ये रहा N का फर्स्ट सेकंड राइट R, और यहाँ पर N का सेकंड R नहीं हो पाएगा तो नीचे वाला डायग्राम हमारा कैंसल, ऊपर वाला डायग्राम हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो R के सेकंड राइट पर N हो चुका है। अब N से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन था, Z सिट थर्ड टू द राइट ऑफ R, R को साउथ करना पड़ेगा तभी जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड पर Z हो जाएगा, और जो Q है ना वो Z के अपोजिट डायरेक्शन, तो Z साथियों हमारा साउथ देख रहा है तो Q कौन सी डायरेक्शन देखेगा, Q नॉर्थ देखेगा, और जो D है वो सेकंड राइट है Q के, तो Q को यहाँ प्लॉट करते हैं नॉर्थ, और Q के सेकंड राइट पर D आ चुका है। सारे नाम हो चुके हैं, कौन सा नाम बचा हुआ है हमारे पास, जल्दी बताओ। Q P बचा है तो P आपका यहाँ हो जाएगा। बोला गया है P एंड Q फेस अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये नॉर्थ है तो P आपका साउथ फेस हो जाएगा। 2 पर्सन बैठे हैं D के राइट पर, अगर मैं D को साउथ करती हूँ तो 2 से ज्यादा पर्सन तो नहीं हुआ, तो D को मुझे नॉर्थ करना पड़ेगा, और D के नॉर्थ राइट में 2 से ज्यादा पर्सन बैठे हैं। मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन राइट ऑफ D हो गया। D हु फेस अपोजिट डायरेक्शन टू L, D नॉर्थ है तो L कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ, और हमारा पूरा ही स्टेटमेंट कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हम आंसर दे सकते हैं।
क्लियर? सभी को समझ में आया? पहले ही मैंने इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करवा दिया था कि जब भी हमारा कुछ नॉर्थ कुछ साउथ देता है तो पॉसिबिलिटी जरूरत पड़ती है और स्टेटमेंट का लिंकेज पॉइंट ढूंढ के हमें आपस में रिलेट करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आप सभी के सामने एक बार जल्दी से सॉल्व करेंगे। 11 स्टूडेंट के नेम है सिटिंग इन अ फर्स्ट रो फेसिंग द टीचर। टीचर को फेस कर रहे हैं, दैट्स मींस वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर आप अभी मुझे लाइव देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप मेरे को नॉर्थ ही फेस करके तो देख रहे हो, तो जो आपका राइट लेफ्ट होगा वही इन पर्संस का भी, स्टूडेंट्स का भी राइट लेफ्ट कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? चलिए, धीरज हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फरा इज सेकंड टू द राइट ऑफ चंदन। क्या बोला जा रहा है? जो धीरज है जो कि इमीडिएट लेफ्ट है फरा के, इज सेकंड टू द राइट ऑफ चंदन। इसके आगे वाली स्टेटमेंट किसके लिए? फर्स्ट एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पर कौन है? डी, धीरज। जो धीरज है वो सेकंड राइट है किसके? चंदन जी के। ठीक है, आगे देखा जाए। अमन इज सेकंड टू द राइट ऑफ एरा। एरा के सेकंड राइट पर अमन है और एरा हु इज इमीडिएट वन ऑफ द एंड। अगर इस एंड पर रखते हो तो सेकंड राइट पॉसिबल नहीं होगा, तो एरा को हमने यहाँ बिठाया। एरा के फर्स्ट सेकंड राइट पर हमने अमन को बिठा दिया। जतिन इज इमीडिएट नेबर ऑफ अमन और बीना दोनों का ही नेबर है कौन? जतिन। तो अमन ये रहा, जतिन मैं यहाँ रखूंगी और बीना को यहाँ रखूंगी, तभी अमन और बीना का नेबर हो जाएगा जतिन। करेक्ट। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गितेश। एंड के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसके लिए दोस्तों? फर्स्ट एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट कौन है यहाँ पर? जतिन। जतिन के लिए बोला जा रहा है जतिन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गितेश। गितेश के थर्ड लेफ्ट पर जतिन होगा। जतिन ऑलरेडी है, अब मुझे गितेश को यहाँ बिठाना पड़ेगा और गीतांशु के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पर जतिन। रो में टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों? 11 स्टूडेंट है और ये एक एंड पर बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है। हिमांशु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ धीरज। धीरज के इमीडिएट लेफ्ट हिमांशु। अब ये चारों इसी तरीके से बैठेंगे और हमारे डायग्राम में भी चार कॉन्सेक्यूटिव ब्लैंक स्पेस कहां पर दिख रहा है? चार लगातार खाली जगह ये दिख रहे हैं, तो इन चारों को उठा दो, सी एच बी और एफ। और एक स्टेटमेंट ये भी, थर्ड टू द राइट ऑफ ईशा। कौन थर्ड टू द राइट ऑफ ईशा? हिमांशु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ ईशा। एंड के आगे वाली इंफॉर्मेशन फर्स्ट एलिमेंट के लिए, तो हिमांशु है थर्ड राइट है धीरज के, तो हिमांशु को यहाँ पर रखा जाएगा और हिमांशु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ धीरज एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ईशा। हिमांशु ये रहा, तो ईशा को यहाँ, और ईशा के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर हिमांशु आ चुका है। एक नाम बच गया है, कौन है वो नाम? कशिश। तो कशिश यहाँ पर आ जाएगी और 11% का अरेंजमेंट हमारे सामने डन हो चुका है साथियों। समझ में आ रहे हैं? अब क्वेश्चन इजली सॉल्व हो रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन नॉर्थ फेसिंग ये रे, और हिंदी में क्वेश्चन आपका साथियों ये रहा। ठीक, तो दोनों ही लैंग्वेजेस में मैंने दिया है। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पर नहीं बताया गया कि पर्टिकुलर रो में कितने पर्सन है। अभी तक आपको बता दिया था 7 पर्सन है, 8 पर्सन है, 11 पर्सन है, 9 पर्सन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पर्सन नहीं बताए जा रहे हैं कि कितने पर्सन बैठे हैं। तो ये चीज हमें खुद से ही करना है, खुद पता लगाना पड़ेगा इसके बारे में। A is 8 from left end of the line, तो A लेफ्ट एंड से 8 पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर हमारा A आ चुका है। चलो फिर बोला जा रहा है C is second to the left of B and only 4 people sit between B और A के बीच में 4 पर्सन। तो A ये रहा, 1 2 3 4 का गैप, B यहाँ पर आ गया। मैम आपने B को इधर ही क्यों लिया? आप लेफ्ट भी तो ले सकते थे। हाँ भाई जरूर ले सकते हैं, आप भी ले लो, कोई बात नहीं। देखो 1 2 3 4 का गैप B और ये 8 नंबर पे था, तो 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे A आ गया। अब ठीक है, C इज सेकंड लेफ्ट ऑफ B। जो C है वो सेकंड लेफ्ट है B के। B का फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट C और B का फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट पर C। किसी को कोई डाउट? चलिए, D इज फोर्थ राइट ऑफ C। C के फोर्थ राइट पर D है। C का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट पर D। C का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट पर D। आफ्टर दैट
देयर आर एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ए और डी, जितने पर्सन ए और डी के बीच में बैठे हैं इज एज बिटवीन डी और एफ, डी और एफ के बीच में भी उतने पर्सन बैठे होंगे। इसका मतलब डी कॉमन हो गया तो डी बीच में आएगा। अब ए और डी में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो डी और एफ के बीच में भी 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 और एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। डी और ए के बीच में कितने पर्सन, 2 पर्सन, तो डी और एफ के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, 2 पर्सन। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, एफ से थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट पर एफ है, ई के थर्ड राइट पर एफ, ई को आप प्लॉट ही नहीं कर सकते, थर्ड राइट पर एफ आएगा तो ये डायग्राम आपका कैंसल। ई के थर्ड राइट पर, तो ई को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, एफ इज थर्ड राइट ऑफ ई, ई के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर एफ आ गया। इंपॉर्टेंट एंड इनिशियल इंफॉर्मेशन इज दैट द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड सी, जितने पर्सन ए और सी के बीच में बैठे हैं इज सेम एज टू द राइट ऑफ एफ, उतने ही पर्सन एफ के राइट पर बैठेंगे। ए और सी में कितने हैं साथियों, 2 पर्सन, तो एफ के राइट में कितने हो जाएंगे, 2 पर्सन। अब मुझे बता दो इस टोटल रो में कितने नंबर ऑफ पर्सन निकल के आए हैं, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 पर्सन आए हैं। 24, यहाँ पर ये 24 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है सभी को, डाउट किसी को, आई होप नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं पजल फॉर्मेट, ठीक है। पजल वाले क्वेश्चन, डेटा सारा आपका वैसा ही रहेगा जैसे सेटिंग अरेंजमेंट का होता है, बस यहाँ पर क्वेश्चंस के पूछने का जो फॉर्मेट, जो हम प्लॉटिंग करेंगे ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी हम सर्कल में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में ऐसे पर्सन को बिठाते थे, लेकिन इस बार हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। एक बार आइए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। 6 क्लासेस हैं, उनके सब्जेक्ट है मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर, आर टू बी डिलीवर्ड इन अ वीक। एक वीक में एक दिन पर एक को डिलीवर किया जाता है। मैथ्स लेक्चर कैंट बी डिलीवर ऑन फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ठीक है। ये हमारे पास सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हमें अब प्लॉटिंग करनी है। बोला जा रहा है मैथ सब्जेक्ट फ्राइडे को नहीं है, तो आप यहाँ पर मैथ्स लिख के कैंसल आउट कर दो, ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें फ्राइडे प्लॉट नहीं करना है, ठीक है। आगे देखा जाए, बोला जा रहा है बायोलॉजी क्लासेस डिलीवर्ड इमीडिएटली आफ्टर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के तुरंत बाद कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा, बायोलॉजी। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन फिजिक्स और कंप्यूटर, फिजिक्स और कंप्यूटर में 2 दिन का गैप, कंप्यूटर ऊपर भी जा सकता है, फिजिक्स नीचे भी आ सकता है। संडे इज अ हॉलीडे, संडे को छुट्टी है। कंप्यूटर क्लासेस डिलीवर ऑन नेक्स्ट डे ऑफ अ हॉलीडे, अगर संडे की छुट्टी है तो नेक्स्ट डे कब आएगा, मंडे को, और मंडे को कौन सा लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, दैट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मंडे को डिलीवर किया जा रहा है, और आपको पता है कंप्यूटर के 2 के बाद आपका फिजिक्स है, तो 2 दिन का गैप, फिजिक्स आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। और केमिस्ट्री के जस्ट बाद बायोलॉजी है, तो केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी ये भी हो सकता है, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी ये भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी मिली। इंग्लिश लेक्चर इज डिलीवर ऑन वेंसडे, अब इंग्लिश वेंसडे है तो एक ही पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है, क्या, केमिस्ट्री के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका बायोलॉजी, और एक सब्जेक्ट बच गया कौन सा, मैथ्स जो है, यहाँ मैथ्स आ नहीं सकता, तो मैथ्स आपका यहाँ आ जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ऑन विच डे केमिस्ट्री क्लास कैन बी डिलीवर्ड, केमिस्ट्री क्लास कब डिलीवर की जा रही है, तो आपकी केमिस्ट्री की क्लास कब हो रही है साथियों, फ्राइडे को हो रही है, दैट्स मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पजल का फॉर्मेट ये था आपका डे बेस्ड पजल, जिसमें डे को फिक्स किया, उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा गिवन था हमने उसकी प्लॉटिंग करी, सारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इंग्लिश में ये रहा क्वेश्चन और हिंदी में ये रहा, दोनों ही लैंग्वेजेस में जिसमें कंफर्टेबल होंगे आप उसमें ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7 पर्सन पी से बी 7 स्टोरी बिल्डिंग, 7 मंजिल का मकान है, उसमें ये 7 लोग रहते हैं, और बोला जा रहा है हर एक फ्लोर पर 1 to 7 तक है, जहां पर जो सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर होगा उसका नंबर 7, और ग्राउंड नंबर वाले फ्लोर को हम 1 नंबर बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ से ऐसे 1 2
3, 4, 5, 6 और 7। अब इन पे हमें इन पर्सन को अरेंज करना है। क्या क्या डेटा दिया जा रहा है, इसको प्लॉट करो और इसको ध्यान से पढ़ के लिखते चले जाओ। बोला जा रहा है वी लीव जस्ट अबव क्यू, जहां पर भी क्यू आएगा, क्यू के जस्ट अबव, तुरंत ऊपर हमें बिठाना है किसको, वी को। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आर और एस, आर और एस के बीच में 3 पर्सन का गैप होगा दोस्तों। अगर आर कहीं पर है 1, 2, 3 का गैप एस, एस ऊपर भी तो हो सकता था, 1, 2, 3 का गैप आर, दोनों केसेस पॉसिबल है। आर और एस में बस 3 का गैप होना चाहिए, ये नहीं बताया गया कौन टॉप पर है कौन बॉटम पर है। एस लिव इमीडिएटली बिलो पी, पी के तुरंत नीचे एस है तो पी यहाँ और इस वाले में पी यहाँ आ जाएगा। नो वन लिव बिटवीन पी और क्यू के बीच में कोई नहीं है, तो पी ये रहा तो क्यू यहाँ पर और इस वाले डायग्राम में क्यू हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पर्सन मिल चुके हैं, यहाँ पर प्लॉट कर दो क्यू पी एस, 1, 2, 3 का गैप, नीचे आ जाएगा आर। इन क्यू सच दैट वे क्यू लिव इमीडिएटली अबव पी, पी के तुरंत ऊपर क्यू है, ठीक है, ये भी बात सही है। अब देखो क्यू के ऊपर वी होना चाहिए, क्यू के ऊपर वी कहाँ बिठाओगे, गलत हो गया डायग्राम। क्यू के ऊपर वी होना चाहिए, सही हो गया डायग्राम। 1, 2, 3, 4, 5 पर्सन दोस्तों हमारे अरेंज हो चुके हैं। ओनली 1 पर्सन बिटवीन आर और टी, आर और टी के बीच में 1 का गैप, आर ये रहा 1 का गैप, टी कर दो, देखो 7 पर्सन हो गए, तो टी सबसे टॉप, 1 का गैप आर, आर के बाद वी, वी के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद एस, एक नाम बच गया है कौन सा, पी क्यू आर एस टी, यू बच गया है, तो यू हमारा 6th फ्लोर पर आ जाएगा। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, हाउ मैनी पीपल लिव बिटवीन आर और क्यू, आर और क्यू के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, दैट इज 1 पर्सन बैठा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो क्या आपने 2 क्वेश्चन पजल के किए, आपको ये लग रहा है कि दोनों डिफरेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल क्या अलग अलग है, सारा डेटा सेम है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो रहा है क्वेश्चन को प्लॉटिंग करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और ये भी आपका डे से रिलेटेड, इंग्लिश में ये रहा, हिंदी में दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। चलिए सॉल्व करते हैं। अ डांस स्कूल हैज क्लासेस फॉर 6 डांस फॉर्म्स है, डांस फॉर्म हिप हॉप डांस, भरतनाट्यम, कंटेम्प्रेरी डांस, सालसा, बैले एंड कथक, ये 6 डांस के नाम बताए गए हैं। अलग अलग वीक पर डिफरेंट डेज में होते हैं। जो वीक का स्टार्टिंग डे है वो बता दिया गया है मंडे, और खत्म कब हो रहा है वो सैटरडे को वीक, तो आप इसको फिक्स कर सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 दिन में वीक खत्म है, ठीक है, 1 दिन छुट्टी किया है। अब इसमें हम प्लॉट करते हैं जो जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है। बैले क्लास इज शेड्यूल ऑन मंडे, फिक्स्ड इंफॉर्मेशन, डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बैले क्लास मंडे को होगी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। हिप हॉप क्लासेस ऑन फ्राइडे, ये भी फिक्स्ड मिल गया, हिप हॉप हमारा फ्राइडे में होना है। चलो सालसा इज इमीडिएटली आफ्टर हिप हॉप, हिप हॉप के जस्ट बाद सालसा, दैट मीन सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। ओनली 3 क्लास शेड्यूल बिटवीन कंटेम्प्रेरी और सालसा, सालसा ये रहा 1, 2, 3 क्लास, कंटेम्प्रेरी डांस आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओनली कथक की शेड्यूल बिटवीन हिप हॉप एंड भरतनाट्यम, हिप हॉप ये रहा, भरतनाट्यम ये हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा डांस हो जाएगा, कथक, और यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म। विदाउट पॉसिबिलिटी आपको इतना इजी लेवल का पूछा गया है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ऑन विच डे भरतनाट्यम क्लास शेड्यूल्ड, भरतनाट्यम किस दिन शेड्यूल्ड है, तो आपकी है वेडनेसडे को, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस है, जैसा आप सिटिंग अरेंजमेंट करते हुए आ रहे हो, पजल का भी सेम ही फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी में ये है, और इंग्लिश में दोस्तों, मतलब हिंदी में ये रहा और इंग्लिश में ये रहा। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। अविनाश, भुवन, दिग्विजय, महेश नाम दे रखे हैं, डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं। कितने फ्लोर हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 फ्लोर, और टॉप मोस्ट फ्लोर 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो यहां से क्वेश्चन बोला जा रहा है, उमेश लीव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव विवान, जहां पर भी विवान आएगा, विवान के तुरंत ऊपर हमें उमेश को प्लॉट करना है। दिग्विजय लीव इमीडिएटली अबव भुवन, भुवन के तुरंत ऊपर दिग्विजय,
एंड इमीडिएटली बिलो रविंद्र, एंड के आगे वाली इंफॉर्मेशन फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, दिग्विजय। तो ये आरडीबी एक ही साथ बैठने वाले हैं, ठीक है। फिर बोला जा रहा है महेश डज नॉट लिव ऑन एनी फ्लोर इमीडिएटली अबव उमेश और रविंद्र के ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं आएगा, ठीक। तो देखो 7 पर्सन है, 5 पर्सन का डेटा तो मिल चुका है, तो नीचे वाले पे ही आएगा। देखते हैं, भुवन लिव ऑन 3rd फ्लोर, भुवन 3rd फ्लोर पर रहता है, तो भुवन से ऊपर डी, डी से ऊपर आर, और फिर वी और यू एक साथ बैठेंगे तो यही जगह बचेगी, वरना फिर मोहन नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट, विच इज इमीडिएटली अबव अविनाश, और ये बोल दिया गया कि जो भुवन है इमीडिएटली अबव है अविनाश के, तो अविनाश को यहाँ उसके इमीडिएटली अबव भुवन। अब महेश के लिए यही जगह बची है। पूरा अरेंजमेंट विदाउट पॉसिबिलिटी बन चुका है। जब आपको ये चीजें अरेंज करने आ जाएंगे ना, जो हम शॉर्टकट में अरेंज करते हैं, तो आपका क्वेश्चन आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। विच फ्लोर डज ऑन महेश लिव, महेश किस फ्लोर पर रहता है, तो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एंड दिस इज द आई होप लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 8 पर्सन स्टोरी बिल्डिंग, तो देखो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, 8 मंजिल का मकान, और इस पे कुछ पर्सन रहते हैं। फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट, ठीक है, फ्लोर पजल है। अब यहाँ पर पर्सन बोला गया है, ओनली 2 पीपल लिव बिलो द फ्लोर ऑफ जी, जहां पर भी जी रहता है, जी से नीचे सिर्फ 2 फ्लोर है, तो जी हमारा फिक्स्ड हो जाएगा। ओनली 1 पर्सन बिटवीन जी और ए के बीच में 1 पर्सन का गैप है, तो ए यहाँ भी आ सकता है, ए आपका यहाँ भी आ सकता है। एच लिव एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन 7, दोनों पॉसिबिलिटी ले लेते हैं जी। एक बार ए को हमने यहाँ बिठा दिया, एक बार ए को हमने यहाँ बिठा दिया। जो एच है वो ऑड नंबर फ्लोर पर है बट 7 पर नहीं आएगा, तो देखो ऑड नंबर और कौन सा बचा, 1, एच यहाँ आ जाएगा। ऑड नंबर 7 होगा नहीं, तो वहां पर एच आ जाएगा, 5 पर आ गया। ओनली 2 पीपल, एच और बी के बीच में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, तो देखो एच ये रहा, 2 का गैप बी, एक 2 का गैप बी नीचे भी हो सकता है, बी ऊपर भी हो सकता है। जैसे हमने अगला स्टेटमेंट पढ़ा, बी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बी टॉप पर नहीं रहेगा, तो बी के लिए ये फिक्स जगह हो गई। ए डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट, ओ ए सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर पर नहीं है, तो ये डायग्राम हमारा कैंसल, और पहला वाला बिल्कुल सही बनता हुआ जा रहा है। डी लिव इमीडिएटली बिलो सी, सी के तुरंत नीचे डी, तो देखो सी के तुरंत नीचे डी ये भी हो सकता है, सी के तुरंत नीचे डी आपका ये भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन के डिमांड क्या है, हाउ मेनी पर्सन बिलो बी, बी के नीचे कितने हैं, तो बी के नीचे 1, 2, 3 पर्सन आएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। और ये है आप सभी के सामने लास्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 7 फ्रेंड हैं, अलग अलग बिल्डिंग पर रहते हैं, तो टॉप मोस्ट 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और ये काम आपको इतनी जल्दी आना चाहिए कि आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है लाइन ड्रॉ करने में। और एग्जाम में भी आपको बिल्कुल प्लेन शीट मिलती है, तो प्लेन शीट पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस किया करो, ये भी आपका टाइम बचाएंगे, ठीक है। बोला जा रहा है यहाँ पर ईच पर्सन सिंगल फ्लोर पर है, राहुल लिव ऑन द फ्लोर नंबर 4, राहुल 4 पर है। और अगर आप क्वेश्चन की डिमांड पढ़ लो कि कौन मिड पर है, तो मिड वाला चौथे नंबर का ही आएगा राहुल, आंसर तो आ चुका, अरेंजमेंट बन चुका। पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बट पूरा अरेंजमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। बोला जा रहा है नो वन लिव बिलो चिराग, चिराग के नीचे कोई नहीं रहता, तो चिराग यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन अनमोल और राहुल, जितने नंबर ऑफ पर्सन अनमोल और राहुल के बीच में है, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन राहुल और यश के बीच में भी होंगे। दैट्स मीन्स राहुल कॉमन हो गया, राहुल मिड में आएगा, अनमोल और यश की जगह इंटरचेंज हो सकती है। सचिन लिव 5 फ्लोर अबव जतिन, तो हम जतिन को यही रखेंगे, तो जतिन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 फ्लोर अबव पर कौन आ जाएगा, सचिन। अनमोल लिव अबव यश, यश के ऊपर अनमोल है, तो यश और राहुल में एक भी गैप नहीं, तो राहुल और अनमोल में भी एक भी गैप नहीं। एक नाम बच गया है, कौन सा, प्रदीप, तो प्रदीप आ जाएगा 6 नंबर पे। सारे ही पर्सन हमारे पास अरेंज, आंसर तो हमारा वैसे भी पहले ही आ चुका था। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ पजल भी खत्म होती है।
आपकी सिटिंग अरेंजमेंट की सेवा यहीं समाप्त होती है। आपका पूरा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मैंने करा दिया, जो भी आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल लेवल के लिए थे उतने। बैंकिंग लेवल में जाओगे तो इससे भी बड़े बड़े सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग का 50 से 60% जो वेटेज होता है वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का ही होता है बैंकिंग के सेक्शन में। बट आपके एसएससी और सीजीएल और सीएचएसएल से मोर देन एनफ लेवल के ऊपर हमने जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। अगर आप यहाँ से करते हो तो आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा जिसमें आप कहीं पर भी आपका क्वेश्चन टाइम वेस्ट हो। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है इन चारों सेशंस को, सिटिंग अरेंजमेंट के चारों ही वीडियोस को अगर आपने एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ा है, क्वेश्चंस के मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है, तो आपका कभी ये चैप्टर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं देने वाला है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि आप सभी के पास हर एक वीडियो का शेयर करें, ताकि 2025 में जो भी एस्पिरेंट एग्जामिनेशन टारगेटेड कर रहे हैं वो सारे ही अपने एग्जामिनेशन में सक्सेस हो पाए। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर थ्रेड, तो इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाता रहे और आप सभी सेशन से सीख कर नोट्स बना के रिवीजन करके अपने 2025 में अपना सिलेक्शन दर्ज करा पाए। इसी के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर वहां पर भी आपको क्वेरी और आपके डाउट्स और सब्जेक्ट्स के सारे 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व किए जाते हैं। तो एक बार वहां भी अपने डाउट्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको हर एक क्वेरी का आंसर मिलेगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई एडवाइस या फिर कोई डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास नंबर 25 आपका एक नया चैप्टर होगा, जो कि आप सभी के सामने जब आएगा जब भी बता दिया जाएगा। होपफुली नंबर सीरीज का चैप्टर हम सॉल्व करेंगे क्लास नंबर 25 में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मल्टीपल टाइम चीजों को रिवीजन कर रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।